यहाँ पे जो दिया गया है पहला में दिया गया सभी खंड कीजिए। अब यहाँ सभी खंड में क्या दिया गया है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प छाड़कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है यदि 26, 156 का लसाअ 156 है तो मौसा का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें मौसा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पहला पद क्या दिया गया है, तो पहला पद देखेंगे तो 26 दिया गया है, और दूसरा पद क्या दिया गया है, तो दूसरा पद 156 दिया गया है, और लौसा कितना दिया गया है, तो 156 दिया गया है, तो लौसा 156 हो गया। क्या पूछा जा रहा है, तो मौसा का मान ज्ञात कीजिए। मौसा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और मौसा का सूत्र क्या होता है, तो मौसा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है, लौसा होता है। यह किनका सूत्र है, तो मौसा का सूत्र है। अब इसमें पहला पद कितना दिया गया है, तो पहला पद जो है 26 दिया गया है, और दूसरा पद क्या है 156 दिया गया है, और लौसा कितना दिया गया है, तो लौसा जो है 156 दिया गया है। अब 156 से 156 कट जाए तो बचेगा क्या, 26 बचेगा। तो विकल्प नंबर दूसरा जो देख सकते हैं, दूसरा विकल्प में क्या है, 26 है, तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ पर मौसा की गणना करना था, तो मौसा की गणना हो गया। इसमें मौसा बराबर कितना गया, 26 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि मौसा का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें कौन से मूल होंगे, या वास्तविक बराबर होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं, वास्तविक। तो यहाँ पर इसको हल करके पता करेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले प्रश्न को। तो प्रश्न क्या दिया गया था, 2x² - 4x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे तुलना करेंगे, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिया गया है, तो a का मान 2 है, तो a बराबर 2 लिख लेंगे। b का मान क्या है, -4 है, और c का मान 1 है, तो c बराबर 1 लिख लेंगे। और विविक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac होता है, और यही बताएगा कि मूल क्या होगा। तो इसी सूत्र की सहायता से पहले मूलों का लक्षण की पता करेंगे। तो b² - 4ac फार्मूला हो गया। b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान -4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया 4, यह उतार देंगे। a का मान 2 हो गया, c का मान 1 हो गया। -4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9 8 हो जाएगा। 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ गया। अब यहाँ जो 8 आया है वह d का मान जो है 0 से क्या आया है, अधिक आ गया है। और जब 0 से अधिक आता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, असमान होता है, और क्या होता है, भिन्न होता है। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, भिन्न होगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी सीखेंगे अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो ग प्रश्न दिया गया है बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। इसमें दूरी पूछा जा रहा है कि इसमें दूरी का कौन जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर इसको भी हल करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था, बिंदु कितना दिया गया था, -1, -3, 5, 2। तो यहाँ -1, -3, 5, 2 लिख लेंगे। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। d का सूत्र होता है d बराबर करनी में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये किनका सूत्र है, तो यह दूरी का सूत्र होता है। d बराबर x1। अब x1 कितना है, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ x2 कितना है, तो 5 हो जाएगा। तो ये -1 और ये बीच में माइनस है तो उतार देंगे माइनस, और ये x2 का मान 5 हो गया, प्लस y1 का मान क्या है, तो -3 है, y2 का मान 2 है तो 2 रख लेंगे। -1 -5 मिलकर के -6 का वर्ग हो जाएगा, -3 -2 मिलकर के -5 का वर्ग हो जाएगा।
-6 का वर्ग क्या होता है 36 हो जाएगा, -5 का वर्ग क्या होगा 25 हो जाएगा, 36 25 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा करनी में 61 हो जाएगा। बताइए इसमें विकल्प कौन सही हुआ? तो पहला वाला विकल्प जो है करनी में 61 क्या है सही है। यहाँ देख सकते हैं पहला विकल्प जो है करनी में 61 इकाई जो है सही है। तो विकल्प नंबर 1 जो है इसमें क्या हो गया सही हो गया। अब अगला प्रश्न दिया गया था कि त्रिज्या r के एक वृत्त का कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसमें संगत चाप की लंबाई का सूत्र पूछा जा रहा है। इसमें 4 सूत्र दिया गया है और उसमें सूत्र में बताना है कि संगत चाप की लंबाई का इसमें सूत्र कौन होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है यह संगत चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360 2 पाई r। यह किनका सूत्र है? तो यह जो है संगत चाप की लंबाई का सूत्र है। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है 9 समन्वय 16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 का वर्ग भुजा 2 का वर्ग हो जाएगा। यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या है भुजा का स्क्वायर बटा भुजा का यहाँ पर 1 या 1 मतलब पहला भुजा और 2 मतलब दूसरा भुजा। तो पहला भुजा इसमें 9 दिया गया है और दूसरा भुजा क्या दिया गया 16 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे डेल 1 बटा डेल 2 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहाँ भुजा 9 का वर्ग बटा क्या हो जाएगा 16 का वर्ग हो जाएगा। 9 कहाँ से आ गया पहला भुजा है और 16 कहाँ से आ गया दूसरा भुजा है। 9 का वर्ग क्या होगा 81 हो जाएगा और 16 का वर्ग क्या होगा 256 हो जाएगा। तो डेल 1 संबंधित डेल 2 मतलब पहला त्रिभुज संबंधित दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 81 संबंधित 256 हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 81 संबंधित 256 हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और यहाँ दिया है थीटा का यहाँ ए का मान कह रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ए का बराबर मान इसमें बताना है। तो कोण ए का बराबर मान क्या होगा जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो इसमें पता करेंगे कि कोसेक और सेक का कितने अंश का मान आपस में बराबर होते हैं। तो कोसेक और सेक का मान 45 अंश का मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोसेक 45 अंश का मान जो है करनी में 2 होता है और सेक 45 अंश का भी मान क्या होता है करनी में 2 होता है। इसलिए विकल्प इसमें क्या सही हो जाएंगे विकल्प इसमें तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ क्योंकि कोसेक और सेक में जो है किसका मान बराबर होता है तो 45 अंश का मान जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आप सीखेंगे 2 का क प्रश्न क्या आया हुआ था। तो 2 का क प्रश्न आया है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का यह प्रश्न आया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके समझेंगे कि 5 मीटर लंबी यह सीढ़ी है। कितने मीटर है 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर कितने भूमि से कितने मीटर पे 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार जो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले वाला भाग जो मतलब ए बी की गणना इसमें करना है। तो इस त्रिभुज में क्या देखेंगे यह लंब है यह जो है कर्ण है यह कर्ण है और यह क्या है आधार है। तो यहाँ लंब का मान दिया है कर्ण का मान दिया है आधार का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आधार की गणना कर लेंगे। आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। कर्ण इसमें कितना दिया गया है तो 5 मीटर है तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस हो गया और लंब कितना है 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घट गया करनी में 9 हो गया और करनी 9 का मान क्या होता है 3 मीटर होता है। इसका मतलब यहाँ से
यहाँ तक कितनी मीटर दूरी है, तो 3 मीटर की ये दूरी होगा। अतः लिख लेंगे सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी को मीटर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। तो ये उम्मीद करते हैं प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था, प्रश्न देख सकते हैं क्या प्रश्न आया था। निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया x + 2y = 19 है, माइनस x + 2y = 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ क्या दिया गया, x + 2y = 19 है, माइनस x + 2y = 1 है। अब यहाँ दोनों चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस है और दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में क्या करेंगे, घटाएंगे, और विपरीत चिन्ह में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब घटाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस है तो क्या बन गया, यह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2y से 2y कट गया। अब यहाँ 1x और यहाँ 1x, तो यह x जो है प्लस में है, तो 1x मिलकर क्या बनेगा, 2x बन जाएगा। 19 और 1 जोड़े 19 में से 1 घटाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस हो जा रहा है। यह प्लस कैसे हुआ, क्योंकि यह माइनस था तो प्लस हुआ, तो 2x बन गया। और 19 में से 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे, तो 2 को जब यहाँ नीचे भेजेंगे तो 2 से 18 को जब काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब x का मान 9 आ जाएगा तो x का मान किसी भी समीकरण में अगर भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x = 9 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 19 था। अब x के जगह पे 9 हो गया, प्लस हो गया, 2y हो गया, बराबर 19 हो गया। 9 प्लस में था, पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यह -9 हो जाएगा। तो 19 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2y = 10, तो y = 2 को नीचे भेज देंगे, 10/2 हो जाएगा। और 2 से 10 को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान और y का मान यहाँ पे गणना करना था। बहुत सरल विधि से बताया जा रहा है, जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था। तो ग वाला प्रश्न आया था, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का यहाँ वक्र पृष्ठ की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया त्रिज्या क सेमी दिया गया है, त्रिज्या 7 सेमी दिया गया है, तो r = 7 सेमी लिख लेंगे। ऊंचाई h = 8 सेमी दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr/h होता है। 2 उतर जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान 7 दिया गया था प्रश्न में, h का मान 8 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा जो है 22 में करेंगे। अब 22 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 44 हुआ। 44 में 8 का गुणा करेंगे तो 352 वर्ग सेमी हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लास्ट में वर्ग सेमी लिखा जाएगा। तो 352 वर्ग सेमी आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि काश जो है 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है जो दिया गया काश दिया गया है और साइन दिया गया है, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। या काश को बदलिए या साइन को बदलिए। तो यहाँ अगर काश को बदलेंगे तो 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 बनेगा। यहाँ पे 46 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 44 घटाना पड़ेगा। तो 90 में से जो है 44 को घटा देंगे, माइनस साइन क्या हो जाएगा, 44 है। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सूत्र बन गया काश 90 माइनस थीटा। अब काश 90 माइनस थीटा क्या सूत्र बनता है, तो यहाँ सूत्र भी लिख दिया है। काश 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ काश 90 माइनस थीटा, थीटा जब क्या है 44 है तो साइन 44 हो जाएगा, माइनस साइन 44 हो गया। साइन 44 से साइन 44 जो है कट जाएगा और क्या बचेगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक फार्मूला केवल लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था। तो 3 का क वाला प्रश्न दिया गया है, बिंदु P क्वेश्चन में -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और 3, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है, m1 संबंधी m2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु A का मान क्या दिया गया है, तो A का मान -6, 10 दिया गया है, B का मान 3, -8 दिया गया है और P का मान -4, 6 दिया गया है। तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y।
अब यहाँ लिखेंगे माना यम1 संबंधे यम2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कितने अनुपात में, यम1 संबंधे यम2 जो है अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ चाहे तो आप x का सूत्र लागू करिए या y का सूत्र लागू करिए, आंसर आ जाएगा। अब x का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, x बराबर क्या होता है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस यम2। ये किनका सूत्र है, x का यह सूत्र है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, तो देखेंगे यहाँ x का मान -4 है, तो x के सामने जो है -4 रख लेंगे। यम1 की जगह पे यम1 रहेगा, x2 के जगह पे 3 है तो 3 भर देंगे, प्लस हो जाएगा यम2 के जगह पर यम2 रहेगा और x1 की जगह पे -6 भर देंगे, क्योंकि यहाँ -6 है तो -6 भर देंगे। यम1 प्लस यम2 को नीचे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें यम1 यम2 की गणना करना है। अब -4 यहाँ नोट कर लेंगे, 3 में यम1 का गुणा करेंगे तो 3 यम1 होगा, यम2 में -6 का गुणा करेंगे तो -6 यम2 हो जाएगा, बटा यम1 प्लस क्या हो जाएगा, यम2 हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा और इसमें गुणा कर लेंगे। किससे गुणा होगा, -4 का गुणा यम1 में होगा, -4 का गुणा जो है यम2 में हो जाएगा। तो बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर क्या दिया गया, 3 यम1 -6 यम2, 3 यम1 -6 यम2 बराबर हो गया। यम1 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 यम1, यम2 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 यम2। अब यम1 वाला को एक पास, यम2 वाला को एक पास कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 यम1, यहाँ ध्यान देंगे 3 यम1 को पहले नोट कर लेंगे। यह -4 यम1 था, आज जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, +4 यम1 हो जाएगा। यह -6 यम2 है, जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ 3 यम1 प्लस 4 यम1 मिलके कितना हो गया, 7 यम1 हो गया। 6 यम2 में से 4 यम2 को घटा देंगे तो 6 में से जो है 4 यम2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 यम2 हो गया। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा, यम1 को एक पास किया गया था और यम2 को एक पास किया गया था। अब यहाँ से यम1 को रोक लेंगे और यम2 को नीचे भेज देंगे, इधर 2 को रोक लेंगे, 7 को नीचे भेज देंगे। तो मतलब यह अंक वाला को एक पास और यम1 यम2 को एक पास कर लिया गया। तो यम1 बटा यम2 और बराबर का हो जाएगा 2 बटा क्या हो गया, 7। इसका संबंध क्या हो जाएगा, यम1 संबंधे यम2 बराबर 2 संबंधे 7 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो 3 का कॉल भी जो है समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया। अब 3 का जो है ख प्रश्न क्या दिया गया था, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या दिया गया उसका बहुलक की गणना करना है। अब बहुलक कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले जो है प्रश्न में जो दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको पहले नोट कर लेंगे कि वर्ग अंतराल क्या दिया गया था और बारंबारता क्या दिया गया था। तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया था, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 या 85 से 100। और बारंबारता क्या था, 2, 3, 7, 9, 5, 4। इसमें देखा जाता सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, पहले यह पता करेंगे। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। तो जब 9 है तो इसको F0 माना जाता है। क्या मानते हैं, F0। ऊपर वाला को F1, नीचे वाला को F2। याद रखेंगे जो सबसे बड़ा होता है इसको F0 मानते हैं, इसके ऊपर वाले को F1, नीचे वाले को F2, इसके ठीक सामने वाला को L1 और L2 माना जाता है। सबसे बड़ा वाला को F0, इसके ऊपर वाला को F1, इसके नीचे वाला को F2 और ठीक सामने वाला को L1 L2 मानते हैं। तो यहाँ L1 कितना है, तो कहेंगे L1 55 है, L2 कितना है 70 है, F0 कितना है 90 है, F1 कितना है 7 है और F2 कितना है 5 है। पर इसको बाहर नोट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर L1 55 है, L2 70 है, F0 9 है, F1 7 है और F2 कितना है 5 है। और H का मान कैसे निकलता है, तो L2 में से L1 घटा देते हैं तो यह वर्ग अंतराल मालूम हो जाता है कि कितने का वह अंतर है। तो 70 में से 55 घट जाएगा, क्योंकि L2 का मान 70 है और L1 का मान जो है 55 है। तो 70 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब H बराबर जब 15 आ गया तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र याद रख लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। यह सूत्र है। अब इसी में क्या करेंगे, उसका मान को भर देंगे। अब बताइए L1 का मान कितना था, तो L1 का मान 55 था, तो यहाँ
55 रख देंगे, प्लस F0 का मान क्या है, तो F0 का मान 9 है, तो F0 का मान 9 हो गया, माइनस माइनस उतार दीजिए, F1 का मान 7 है तो 7 भर देंगे, 2 उतर गया, F0 का मान 9 है, माइनस है, F1 का मान 7 है, F2 का मान 5 है, ये H का मान 15 है। तो यह मान कहाँ से बना है, ऊपर जो दिया गया उसी में से मान को देख करके उसके स्थान पे क्या करेंगे, रख लेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, 55 उतर जाएगा, प्लस हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हुआ 18 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा। 55 को नोट करेंगे, 2 गुण में 15 का गुणा करेंगे तो वह बनेगा 30 बन जाएगा, और 18 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 6 में से जो है 30 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 55 प्लस 5 जोड़ लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक की गणना जो है बहुत सरल भाषा में किया गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न आया हुआ था। तो अगला प्रश्न गौ वाला आया था, सिद्ध कीजिए 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न तो हर साल का ही बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। तो देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए जो है 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय लाया जाता है तो इसको पहले परिमेय माना जाता है। तो लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 प्लस करनी में 2 बराबर P बटा Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब 6 प्लस 6 उसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, -6 हो जाएगा। यह -6 कैसे है, प्लस था इधर गया तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जो है Q में करेंगे तो क्या बनेगा, कर्ण 2 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे, P-6 में जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, 6Q बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, Q का गुणा किस में किया है, 6 में किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि कर्ण 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि कर्ण 2 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला लाइन क्या बनेगा, P-6Q बटा Q जो है यह कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए दोनों संख्या कभी बराबर हो पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2 नॉट इक्वल टू P-6Q बटा Q, मतलब यह अपरिमेय और यह परिमेय, यह कभी बराबर नहीं होगा। और जब कभी बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कितना आसान विधि है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न क्या आया था, 3 का घ देख सकते हैं। 3 का घ क्या प्रश्न आया हुआ था कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृत ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। पहले तो इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 को पहले नोट कर लेंगे और तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ a के सामने ताकेंगे तो 9 है, a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर कितना है तो -6 हो जाएगा, c बराबर कितना है तो 1 हो जाएगा। और विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और b के जगह पे क्या भरेंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, a का मान 9 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 4 नवा कितना हो जाएगा 36 का नाम 36 हो जाएगा, 36 में से 36 घट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0 आ गया। आज जब 0 आ गया तो मूल वास्तविक भी होगा, बराबर भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल क्या है, वास्तविक है। अब जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब x का मान की गणना करना है। अब x का मान कैसे निकलेगा, तो सीधा 4 सूत्र लागू कर देंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a। ये किनका सूत्र है, तो सीधा 4g का सूत्र है। x बराबर b का मान क्या था, b का मान ऊपर देख सकते हैं, b का मान -6 था, b का मान क्या है -6 है। अब यहाँ b के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस, ये देखिए सूत्र में माइनस और -6 हो गया, प्लस माइनस। अब b स्क्वायर माइनस 4ac को ऊपर हल किए हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल किए थे उत्तर कितना आया था, 0 आया था। यहाँ देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान भरे थे तो उत्तर कितना आया था, 0 आया था। तो उसके स्थान पर सीधे 0 रख सकते हैं। तो करनी में 0 हो गया, माइनस माइनस मिलेगा तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, करनी 0 का मान 0 होता है। 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 2 9
18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान 9 भरना था तो 18 आ गया। और यहाँ 6 प्लस माइनस जब 0 आ गया तो प्लस माइनस 0 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो बचेगा क्या, 6/18 हो जाएगा। अब 6 से काट देंगे तो 6 का नाम 6, 6 18, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। कितना आसान था। इसमें मूलों का जो है प्रकृति बताना था तो मूल वास्तविक है, और इसमें जब मूलों का जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना था, मतलब x का मान की गणना करना था, तो यहाँ x का मान निकल गया। तो अगला प्रश्न 4 का क आया था, परिमेय संख्या 129/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका शांत जो है दशमलव प्रसार की गणना करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न को यहाँ नोट कर लेंगे, 129/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 7 घात है। यहाँ 7 घात है और यहाँ पे क्या है, 3 घात है। तो इसके कितना घात की कमी है, तो 2 के पावर 4 घात की कमी है, तभी तो 7 घात बनेगा। तो यहाँ 7 घात बनाने के लिए 2 के पावर 4 घात की कमी था। अब 2 के पावर 4 से क्या करेंगे, अंश में एवं हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ अंश और हर में गुणा करेंगे। और 2 के पावर 4 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 घात है और ये 3 घात है, हमको 4 घात अभी और आवश्यकता है, इसलिए वो गुणा किया जाएगा। अब यहाँ पर 129 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया, गुणे 5 के पावर 7 उतर जाएगा। और गुणा किससे करना था, तो 2 के पावर 4 घात बटा 2 के पावर 4 घात, मतलब अंश में भी गुणा किए और हर में भी गुणा किए। अब 129 हो जाएगा। 2 का पावर 4 का गुणा जब करेंगे तो 2 का गुणा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब ये 16 घात हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब यहाँ 3 घात और 4 घात जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 घात हो जाएगा। और 5 के ऊपर भी क्या 7 घात है, तो इसलिए जो है दोनों के ऊपर कोष्टक में 2 गुणे 5 के पावर 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 के ऊपर भी 7 घात आ चुका है और 5 के ऊपर भी 7 घात है। तो 2 गुणे का लिखेंगे, 5 के ऊपर क्या घात हो गया, 7 घात हो जाएगा। अब 129 का गुणा जब 16 में करेंगे तो 2064 हो जाएगा। और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 10 के पावर 7 घात हो जाएगा। और 10 के पावर 7 का मतलब 10 के पावर 7 का अर्थ हुआ कि इसमें 7 जीरो रहेगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो जाएगा। अब 7 जीरो से हो जाएगा ऊपर 2064 कहाँ से आ गया, तो इसमें 129 का गुणा जब 16 में करेंगे तो वह 2064 आ जाएगा। आज जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ 7 जीरो है तो 7 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। 4 स्थान तो पहले से ही है, 4 अंक तो ये दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 3 को और जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा लेंगे, भाग दे देंगे। इससे जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 0 0 2 0 6 4, मतलब टोटल 7 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पे क्या है, दशमलव लगा लिए। तो इसको दशमलव जो है शांत दशमलव प्रसार में बदलना था, तो शांत दशमलव प्रसार में इसे क्या किए, बदल दिया गया। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था, एक ठोस एवं अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इनकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं, शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ठोस है और यह अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो नीचे जो है देख सकते हैं कि एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है। त्रिज्या कौ सेमी दिया गया है, तो त्रिज्या 3 सेमी दिया गया है। ऊंचाई कौ सेमी दिया गया है, तो 4 सेमी दिया गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें नहीं दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेमी हो गया। एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। और यल का सूत्र क्या होता है, तो करनी में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, मतलब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है। करनी में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग हो जाएगा। यल बराबर एच के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 का वर्ग हो गया, प्लस जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 16 ना क्या होगा, 25 हो जाएगा। करनी 25 का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ यल का मान कौ सेमी आ गया, 5 सेमी आ गया। पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। तो पूरे ठोस में क्या क्या है, तो नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है, शंकु है। तो लिखेंगे पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या बनेगा, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। क्योंकि इसमें 2 चीज है, अर्धगोला है और शंकु है। तो अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का क्या होता है, तो पाई आर यल होता है। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है,
पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई को कॉमन कर लीजिए, आर को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, आर बचेगा और यल बचेगा, तो 2r प्लस यल बच गया। अब यहाँ पर पाई का मान करा पाई ही रखना, पाई के पदों में ही लगाना है, तो यह पाई आपका यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आर का मान 3 दिया गया था, आर का मान देख सकते हैं ऊपर, आर का मान क्या दिया गया था, त्रिज्या 3 सेमी दिया गया था, 2 उतर जाएगा और यहाँ पर जो है आर के जगह पे 3 हो जाएगा और यल का मान जो है 5 हो जाएगा। जब इसमें से पाई आर कॉमन करेंगे तो अंदर 2r प्लस यल बचेगा और आर का मान और यल का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। पाई उतर जाएगा, गुणे 3 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 तिहाई 33, 33 पाई सेमी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था देख सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिया है, P0, 0, 2, 0 और 0, 3। यहाँ पर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यह तीनों शीर्ष का मान यहाँ नोट करेंगे, P0, 0, Q2, 0 और R0, 3। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मान लेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। यह किसका सूत्र है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें मान को देख देख करके क्या करना है, भरना है। अब 1/2 उतर जाएगा, x1 का मान 0 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान 3 है, प्लस हो जाएगा x2 का मान 2 है, देख सकते हैं यहाँ पे x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, y2 का मान 0 है। अब 1/2 उतर जाएगा, 0 उतर गया, 0 में से 3 घटाएंगे -3 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 3 शून्य 0, ये भी 0, छोड़ देंगे 2 तिहाई 6। अब 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 गुणे 6 हो जाएगा और 2 से 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। कितना आसान सवाल था बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है, तो पहले सूत्र अगर याद होगा तो इसको आप लोग हल कर लिए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया था, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या का सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और स्पर्श रेखा की लंबाई को क्या करना है, माप कर लिखिए। तो सबसे पहले जो है 3 सेमी प्रकार में जो है माप लेंगे और यहाँ इसको केंद्र मान लेंगे, केंद्र मान करके और यहाँ से जो है एक वृत्त खींच लेंगे, कितना सेमी का, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। पुनः जो है यहीं से 5 सेमी ले लेंगे, प्रकार में 5 सेमी लेकर के एक और वृत्त खींचेंगे, क्या खींचेंगे, यहाँ पर एक और वृत्त खींच लेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। प्रकार में जो है आप सभी विद्यार्थी लेकर के इसको खींचिएगा। यहाँ से लेकर के पहले 3 था और यहाँ तक क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे कर स्पर्श रेखा की रचना करना है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ पर सुई को धांस देंगे और आधी से अधिक फैला करके ऊपर चाप नीचे चाप, पुनः अब यहाँ सुई रखेंगे, इसको ऊपर चाप नीचे चाप काट लेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, अर्धक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अर्धक जब हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है जहाँ कटेगा यहाँ पर सुई रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रख करके इसको जब नचाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी कटा है और यहाँ पर भी कटा है, तो यहाँ से प्रकार जो इंचर रख करके सीधा इसको मिला लेंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी रचना हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर बनाइएगा। पहले प्रकार में 3 सेंटीमीटर लीजिएगा, पुनः प्रकार में 5 सेंटीमीटर लेकर के केंद्र वही माना है, सकेंद्री मतलब इनका केंद्र वही रहेगा और यहाँ से इसको मिला करके इसको अर्धक करेंगे। अर्धक करने पर जहाँ कटेगा वहाँ पे प्रकार रखेंगे और पेंसिल रख करके नचाएंगे, तो यहाँ पे जरूर स्पर्श करके जाएगा। और यहाँ जिस बिंदु पे कटा है और जिस बिंदु पे कटा है इसको मिला लेंगे, इसकी क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। और इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई माप करके आपको लिख लेना है। तो समझ में आ गया होगा रचना कैसे किया गया। तो अगला प्रश्न दिया गया 5 का क, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, x जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान यहाँ पे 0 नहीं रखना है, आना x का मान 0 आना चाहिए, के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया। अब x में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। अब यहाँ 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह 3x बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा, क्योंकि इसमें x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x
हो गया। अब 3x को जब क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे तो 3x या प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा -3x हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको तुलना किसे करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ तुलना करेंगे तो a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। अब x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा क्या है 2a हो जाएगा। ये किनका सूत्र है तो सीधाचार सूत्र है। अब x बराबर माइनस उतर जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा √ यहाँ b का मान हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा -4 1 गुणे c का मान -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस मिल करके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 × 4 4 × 4 4 हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 13 हो जाएगा। तो 3 प्लस करनी में 13/2 हो जाएगा। तो ये किसके नियम से लगा है तो सीधाचार के सूत्र में यह मान को भर करके जो है हल 13 बटा क्या आया 2 आया। तो अगला प्रश्न दिया गया है 5 का ख कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल के बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जो यहाँ बी क्या है समकोण है, कितने अंश का कोण बना है तो कोण बी पे जो है 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब इसमें कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ AC का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन है AB का वर्ग और BC के वर्ग के योगफल के क्या है बराबर है, क्योंकि इसमें लिखा गया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है बराबर होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। कोण B क्या है 90 अंश का कोण बना है, कोण B जो है कितने अंश का कोण बना है 90 अंश का कोण बना हुआ है। अब सिद्ध करना है AC का वर्ग, AC मतलब कर्ण का वर्ग बराबर AB मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ एक रचना कर लेंगे कि B से जो है शीर्ष B से AC पे एक लंब जो है BD खींचा। अब यहाँ लंब जो है BD किस पे खींचा गया है AC जो है कर्ण पर जो है खींचा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब BD खींचा, यह लंब BD खींच दिया गया है। अब यहाँ इसके उत्पत्ति करेंगे, बहुत आसान उत्पत्ति है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है। पहले आधा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, बस यहाँ ध्यान देंगे, पहले यह आधा और उसके साथ बड़ा वाला प्रयोग करेंगे और पुनः जो है इधर वाला आधा प्रयोग करेंगे, बड़ा वाला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो आधा त्रिभुज का नाम क्या है तो त्रिभुज का नाम है ADB, आधा त्रिभुज का नाम क्या है ABD। तो लिखा गया यहाँ पर त्रिभुज ABD और बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है त्रिभुज ABC समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। तो समरूप होने का यहाँ नियम लागू करेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कितना आसान है, अगर यहाँ समझ चलते हैं AB बटा AC मतलब यह इस पूरा जो हम लेते हैं भुजा अगर AB बटा क्या है AC, तो लिखेंगे यहाँ पर AB बटा AC, तो इसमें क्या बनेगा यहाँ पर होगा AD, क्या बनेगा AD बटा AB हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर से आएंगे तो ये पूरा भुजा लेंगे, इसी प्रकार इधर से जाएंगे तो पूरा भुजा लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB बटा AC, क्या बनेगा AB बटा AC यह हो गया। अगला क्या बनेगा जो है AD बटा क्या होगा AB हो जाएगा। तो यह जो नियम लिखे हैं समझ में आ रहा होगा कैसे इसको लिखा गया है, एक बार और समझते हैं। पहले लिखेंगे AB बटा AC और इसमें आधा का लिखेंगे, यहाँ पर होगा AD बटा क्या होगा AB हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा AB में जब AB का गुणा होगा तो क्या बनेगा AB का स्क्वायर हो जाएगा और AC में AD का गुणा होगा तो AD इंटू AC हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आधा त्रिभुज को पुनः प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है अब त्रिभुज BDC। अब त्रिभुज BDC कौन है देख सकते हैं यहाँ पर B जो है BDC, आधा ये त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, पहले आधा यह प्रयोग किए थे अब आधा त्रिभुज का यह प्रयोग करेंगे, अब पूरा के साथ प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज BDC और त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का नाम क्या था ABC। अब इसमें जैसे नियम लागू करेंगे BC, क्या लागू करेंगे BC बटा क्या बनेगा यहाँ पर CA या AC कह सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे BC बटा CA हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे CD, क्या लिखेंगे CD बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर CD बटा क्या हो जाएगा CB
सी डी बटा क्या हो जाएगा बी सी। तो ये नियम जो है थेस फॉर्मूले से लागू कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा बी सी बटा सी ए बराबर सी डी बटा बी सी हो जाएगा। अब बी सी में बी सी का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बी सी का स्क्वायर बन जाएगा। अब बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए हो जाएगा और समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 में देखेंगे ए बी का स्क्वायर है और इसमें बी सी का स्क्वायर है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो यह ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये समीकरण 1 में था और ये समीकरण 2 है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ये समीकरण 1 का मान है। यह पूरा मान किसका निकला है तो समीकरण 1 का मान है। देख लीजिए यहाँ समीकरण 1 का मान हो गया और यह किसका मान है तो 2 का मान है। अब यहाँ ए बी का वर्ग उतर जाएगा प्लस बी सी का वर्ग उतर जाएगा। दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो दोनों में ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है। अब ए सी को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो क्या बनेगा ए डी प्लस सी डी हो जाएगा। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो गया, ए सी का वर्ग यहाँ ए सी उतर जाएगा। अब ए डी और सी डी दोनों मिल जाए, अगर चित्र से देखा जाए कि ए डी प्लस सी डी, ए डी क्या है यहाँ पर ए डी प्लस सी डी ये किसके योगफल के बराबर है तो ए सी के बराबर है। किसके बराबर है ए सी, क्योंकि इसमें दो भाग है ए डी प्लस डी सी, यह दोनों मिलेगा तो किसके बराबर हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए सी हो जाएगा। अब यहाँ ए सी जब हो जाएगा तो ए सी में जब ए सी का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। कितना आसान आ गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या आ गया बराबर आ गया। तो यह प्रमेय जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो 5 का ग प्रश्न दिया गया निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माध्य इसको गणना करना है कि माध्य मतलब समांतर माध्य। अब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो ये वर्ग अंतराल जो दिया है पहले वर्ग अंतराल को यहाँ नोट कर लेंगे, उसके बाद से दूसरा कॉलम मध्यमान बनाया जाता है और तीसरा कॉलम जो है बारंबारता बनता है और चौथा कॉलम एफ गुणे यक्स बनता है। तो यहाँ वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हुआ है तो 500 से लेकर के 520, तो 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और मध्यमान क्या होता है दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 510, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 530 और इस दोनों को जोड़ेंगे दोनों जोड़ करके आधा करेंगे तो 550 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा उसको आधा करेंगे तो 570 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो कहा जाएगा 590 हो जाएगा। तो यह 590, 570, 550, 530, 510 कहाँ से आया दोनों जोड़ करके आधा करने पर 510 आ जाएगा। तो बारंबारता प्रश्न में दिया 12, 14, 8, 6, 10, यहाँ बारंबारता 12, 14, 8, 6, 10 लिख देंगे, जोड़ लेंगे 50 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा 12 का गुणा 510 में करेंगे तो 6120 आ जाएगा। 530 का गुणा 14 में करेंगे 7420 आ जाएगा। 550 का गुणा 8 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। 570 का गुणा 6 में करेंगे तो 3420 आ जाएगा। 10 का गुणा 590 में करेंगे तो 5900 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 27260 आ जाएगा। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ मतलब सिग्मा एफ एक्स का जोड़ बटा सिग्मा एफ का जोड़, मतलब एफ वाली लाइन का जोड़ और एफ एक्स का जोड़। तो एफ एक्स का जोड़ क्या 27260 आया था और एफ का जोड़ कितना आया था 50 आया था। 50 रख देंगे, 50 से जो है इसमें भाग करेंगे या 0 से 0 काट दीजिए, 5 से भाग करेंगे 500 के ना आ जाएगा। यहाँ पर 5 से जब भाग करेंगे तो 545.2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया समांतर माध्य की गणना कर दिया गया। बहुत आसान था। अब अगला प्रश्न समझेंगे। सिद्ध कीजिए साइन 60 इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कास 60 अंश बराबर लाना है 1/2 लाना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे ELHS साइन 60 कास 30 माइनस साइन 30 इंटू कास 60। साइन 60 का मान क्या होता है तो साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है। ये किनका मान है तो साइन 60 का मान है और यह कास 30 का मान क्या होता है तो करनी में 3/2 होता है। माइनस उतर जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2 हो जाएगा। मतलब इस सारणी का जो है मान जो है रखा गया जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान होता है पहले इस मान को भर लिया जाएगा। साइन 60 का कास 30 का साइन 30 का कास 60 का। करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो करनी का गुणा जब करनी में किया जाता है तो करनी क्या होता है हट जाता है। या इसके भी समझ लें 3 3 9 करनी 9, करनी 9 का मान क्या होता है 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा, 1 का नाम 1 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में
आ गया होगा। कैसे आया, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि हर आपस में क्या है, बराबर है, नीचे 4 उतर जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना था 1/2, तो राइट हैंड साइड आ गया। कितना आसान था, बहुत आसान है, बस इसमें मान भर करके इसको हल करना है। अब अगला प्रश्न इसमें सिद्ध करने वाला दिया था tan 52 इंटू tan 60। क्या दिया गया था, tan 52 इंटू tan 60, tan 38 इंटू tan 30 बराबर लाना है 1। अब यहाँ tan 52 को पहले यह नोट कर लेंगे, tan 52 हो गया। LHS में पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया जाएगा, tan 52 उतर जाएगा, tan 60 का मान करनी में 3 होता है, tan यहाँ पे उतर जाएगा। 90 में से क्या घटा दे कि 52 हो जाए, तो 90 में क्या घटाएं कि 38 हो जाए, तो 52 घटा देंगे। 90 में से 52 घटेगा तो क्या बनेगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पर tan 30 का मान क्या होता है, 1/करनी में 3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 का मान भरा गया और यहाँ tan 30 का मान भरा गया, और 90 में जो है 52 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 38। या इसको बदलिए या इसको बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ करनी 3 से यह करनी 3 कट गया, अब बचेगा क्या, यहाँ पर tan 52 बचेगा। और ये सूत्र बन गया tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है, काट बनता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट होता है, क्या बनता है, काट थीटा हो जाएगा। अब यह काट हो गया और थीटा के जगह पे क्या है, 52 है, तो काट 52 हो गया। तो tan 52 इंटू काट 52 हो गया। अब दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, तो tan का सूत्र क्या होता है, 1/काट होता है, तो 1/काट 52 हो जाएगा इंटू काट 52। काट 52 से काट 52 कट गया, बचा कितना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ tan को बदलिए या इस काट को बदलिए। अगर इस tan को बदलेंगे तो काट के पदों में काट से काट कटेगा, अगर इस काट को बदलते हैं tan के पदों में तो tan कट जाएगा। कटने के बाद से उत्तर कितना आएगा, 1 आ गया। और यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो 6 का क प्रश्न है, निम्नांकित बंटन का मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मध्यिका की गणना करना है। अब मध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया गया है, पहले वर्ग अंतराल बारंबारता पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा, बारंबारता हो गया। और उसके बाद से जब मध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसमें संचयी बारंबारता बनाया जाता है। इसमें 3 कॉलम होता है, याद रखेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता बनता है। वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हुआ है, 15 से 20, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से जो है 50। अब बारंबारता क्या दिया गया, 14 दिया गया है, 56 दिया गया है, 60 दिया गया है, 86 दिया गया है, 74 दिया गया, 62 दिया गया, 48 दिया गया। सबको जोड़ेंगे तो यह 400 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो सबसे पहले पहला पद को उतार देते हैं। अब ये 14 है तो पहले 14 यहाँ उतर जाएगा, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130 होगा, और 130 में 86 जोड़ेंगे 216 हो जाएगा, 216 में 74 जोड़ेंगे 290 होगा, 290 में 62 जोड़ेंगे 352 होगा, 352 में 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 होगा। और यहाँ पर भी जांच करना है, अगर यहाँ 400 आया है तो यहाँ ऊपर वाला लाइन भी 400 आना चाहिए। जितना जोड़ आता है वह यहाँ पर मान आना चाहिए। दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है n का मान कितना है, तो n का मान 400 आया है, तो n/2 पहले गणना करते हैं। n/2 का मतलब हो जाएगा 400/2। 400 को जो है यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 200वां पद। अब 200वां पद इसमें कहाँ है, सबसे पहले पता करेंगे कि 200वां पद किस में छिपा है। यह जो है 216 है। अब ये 216 है तो ये 200 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 200 इसी में छिपा है, मतलब इसी के अंदर आएगा। 70 और जो है 130, और 130 ये कहाँ जाएगा, 130 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 216 के अंदर। मतलब यह 216 यहाँ पर है, और हमारा 200वां पद किस में छिपा होगा, तो यहाँ पर जो है छिपा होगा, इस लाइन में जो है हमारा 200वां पद छिपा होगा। तो यहाँ पर 130 है, ये 216 है, तो ये इससे ज़्यादा होगा, इसमें छिपा होगा। 216 में जो है 200वां पद होगा। इसके ठीक सामने वाला ताकेंगे क्या होगा, एफ होगा। इसके ठीक सामने वाला कोई L1N2, और इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, CF कहते हैं। मतलब ये 200वां पद किस में छिपा है, 130 के अंदर तो होगा नहीं, इसी के अंदर होगा। 200 जो है 200 इसी के अंदर आएगा, तो इसलिए इसके सामने वाले को F कहते हैं, L1 L2, इसके ऊपर वाले को CF कहा जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि L1 कितना है, तो L1 का मान 30 था, L2 का मान 35 था। और H कैसे निकलता है, L2 में से L1 घटाएंगे तो 35 में से 30 घटेगा 5, मतलब अंतराल कितने का है, 5 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, गैपिंग कितने का है, 5 का अंतराल के रूप में रखा गया है। CF कितना था, तो 130 था, और F कितना था, 86 था। यह मान को नोट कर लिया गया।
अब मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो मध्यिका का सूत्र होता है मध्यिका L1 प्लस n/2 माइनस एफ बटा एफ गुणे एच होता है। क्या होता है यहाँ पर एच होता है। तो यह किसका सूत्र लिखे हैं, मध्यिका का होता है L1 का मान 30 हो गया, n/2 मतलब 400/2 हो जाएगा, माइनस CF का मान 130 था और यहाँ पर एच का मान 5 था और यह जो एच का मान 5 है और एफ का मान जो है 86 था। यह मान कहाँ से भरा गया है, जो ऊपर मान दिया गया था उसी को देख करके मान को क्या किया गया है, रखा गया है। अब अगला लाइन 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से जब 400 काटेंगे 2 से भाग करेंगे 400 में तो 200 बार में जाएगा, माइनस 130 हो जाएगा बटा 86 गुणे 5 हो जाएगा। 200 में से 130 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 गुणे 5 बटा 86 हो गया। 70 में 5 का गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा बटा 86 हो जाएगा। अब 86 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा और यहाँ 86 से भाग करेंगे तो 4.069 आ जाएगा और इसमें 30 में 4 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 34.069 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे इस मध्यिका को हल किया गया। मध्यिका का सूत्र याद रखेंगे, इसमें मान भरा गया और कैसे मान भरा गया इसको एक बार आप सभी विद्यार्थी जरूर सॉल्व भी कीजिए। तो अगला प्रश्न आप समझेंगे 6 का ख। तो 6 का ख प्रश्न दिया गया है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण क्या है, 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और कर्ण 3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 10 मीटर ऊंचे जो है भवन है, यहाँ से जो है यहाँ तक 10 मीटर ये भवन है। 10 मीटर भवन के शिखर, यह शिखर है, शिखर से केबल टावर, यहाँ से यहाँ तक जो है केबल टावर है, मतलब CB जो देख रहे हैं यहाँ पर CD क्या है, यह CD जो है ये केबल टावर है और यहाँ से जो है ताका गया, एक बार शिखर से ताका गया ऊपर, एक बार नीचे की तरफ ताका गया। जब ऊपर की तरफ ताका गया तो 60 अंश का कोण बना, नीचे की तरफ ताका गया तो 45 अंश का कोण बना। ध्यान देंगे यहाँ से जो है इसका शिखर के भवन के शिखर से ताका गया केबल टावर के शिखर पर तो 60 अंश का कोण बना और उसके नीचे ताका गया पाद पर तो कितने अंश का कोण बना, 45 अंश का कोण बना। बताइए टीवी टावर जो हमारा टावर की ऊंचाई क्या है, तो लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। क्या यहाँ से यहाँ तक जो है किसका टावर है, कहेंगे CD टावर की यह ऊंचाई है। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हल करेंगे। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को हल करेंगे, उसके बाद से ये बड़े वाला त्रिभुज। तो यह छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा बराबर कितने अंश का कोण बना है, तो 45 अंश का कोण बना है। तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, तो 10 है, आधार कितना है, x है। tan 45 का मान क्या है, 1 है, बटा बराबर क्या हो 10 बटा x हो जाएगा। x में किससे गुणा करेंगे, 1 में, तो x का नाम क्या बनेगा, x बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मतलब x का मान इसमें 10 आ गया। अब इसमें जो है लंब का मान और आधार का मान क्या कह दिया था, लंब का मान 10 है, आधार का मान x है, रख करके इसको हल किए तो x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज का मान प्रयोग करेंगे तो ऊपर त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है AEC। अब ये त्रिभुज का नाम क्या है, AEC। तो लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर ACE भी लिख सकते हैं, ACE भी। अब यहाँ पर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर थीटा के जगह कितने अंश का कोण बना है, तो 60 अंश का कोण बना है, तो tan 60 अंश हो जाएगा। अब लंब कितना है, तो यहाँ तक देखिए टोटल ये दूरी कितना था, यहाँ तक 10 ऊंचाई था। जब ये 10 था तो ये भी 10 मान लिया गया था और यह ऊंचाई कितना माने हैं, h माना गया है। तो इसमें लंब h हो जाएगा और आधार x हो जाएगा और कोण कितना है, 60 अंश है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर लंब के जगह पे x रहेगा, आधार के जगह पर x रहेगा। tan 60 का मान क्या होता है, कर्णी में 3 होता है, कर्णी 3 बराबर h बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x में कर्णी 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो h बराबर क्या बनेगा, कर्णी में 3 x हो जाएगा। अब यहाँ x का मान रखने पर, अब यहाँ x का मान जो है रखेंगे तो x का मान कितना निकला था, तो x का मान 10 निकला था। अब x का मान जब रखेंगे तो h बराबर कर्णी में 3 हो गया, 10 हो जाएगा। h बराबर 10 कर्णी में 3 आ जाएगा। तो यह ऊंचाई जो आया है यह पूरा
टावर जो है केवल टावर की ऊंचाई नहीं है, बस यहाँ तक की ऊंचाई निकला है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक की ऊंचाई जो निकला है 10 करनी में 3 निकला है। तो जब ये 10 करनी में 3 यह निकला है और नीचे का मान 10 है, तो दोनों की ऊंचाई को जोड़ लिया जाएगा तो टीवी टावर या केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो सी डी बराबर 2 ऊंचाई होगा सी ई प्लस ई डी। अब सी ई कौन है देख लेते हैं, सी ई कौन है देख लीजिए, यहाँ से सी ई यह ऊंचाई हो गया और इधर के यहाँ से ई और डी है, तो यहाँ दो ऊंचाई का योगफल मिलाया जाएगा, पूरा ऊंचाई जो है मालूम हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता केबल टावर की ऊंचाई सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी। तो सी ई का मान कितना आया था 10 करनी में 3 आया था, प्लस ई डी का मान 10 दिया गया था, 10 कामन ले लेंगे तो करनी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान आया 10 करनी में 3 प्लस 1, लेकिन इसमें करनी 3 का मान रखने को कहा गया है, तो यहाँ बगल में इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसका मान जो रखेंगे क्या रखना था, यहाँ पे 10 हो जाएगा, करनी 3 का मान 1.732 रखना है, प्लस 1 जोड़ लेंगे क्योंकि इसमें प्लस 1 था, और यहाँ पे इसके बाद से अगला जो जोड़ेंगे तो 1.732 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो अगला लाइन बनेगा 10 गुणे 2.732 हो जाएगा, और 10 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 27.32। तो 27.23 जो है मीटर जो है किसकी ऊंचाई आ जाएगा, जो है यह केबल टावर की क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो 27.32 मीटर जो है केबल टावर की ऊंचाई आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो यहाँ पे 6 का ग है, निम्नलिखित समीकरणों युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब इसे वज्र गुणन विधि से इसको हल करके बताना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया 2x प्लस वाई बराबर क्या था, 5 था। अब 2x प्लस वाई बराबर 5 था, तो ये 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। बताइए अभी a1 का मान इसमें क्या है, तो कहेंगे a1 का मान 2 है, b1 का मान यहाँ पे 1 है, c1 का मान -5 है। तो पहला समीकरण से a1 का b1 का c1 का मान निकल गया। अब दूसरा समीकरण से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया गया था। अब 8 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब इसको किससे तुलना करेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ से a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान निकल जाएगा। तब a2 का मान 3 है तो a2 का मान 3 हो जाएगा, b2 का मान 2 है तो b2 का मान 2 हो जाएगा, c2 का मान क्या होगा, -8 हो जाएगा। तो a2 3, b2 2, c2 -8 है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह मान पहले निकालना पड़ेगा। जब मान निकल जाएगा तो सूत्र लिखेंगे वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या होता है, तो x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, यह किनका सूत्र है, x का है। अब ऊपर से मान को देख करके क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पर b1 देख लेंगे, b1 क्या है, b1 क्या है, तो कहेंगे b1 1 हो जाएगा, b1 का मान 1 है, c2 का मान -8 है, माइनस उतर जाएगा, b2 का मान 2 है, c1 का मान -5 है, a1 का मान 2 है, b2 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान 1 है। यह मान कहाँ से भरा गया, ऊपर से देख करके ये मान को भरा गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, 1 में 8 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, 2 पचे 10 -10 और माइनस मिलेगा +10 हो जाएगा, 2 1 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा देंगे 2 हो जाएगा, 2/1 होगा, 1 से भाग करेंगे, x का मान 2 आ गया। अब इसमें x का मान 2 आ गया। अब इसी प्रकार y का सूत्र लिखेंगे। अब y का सूत्र क्या होता है, तो y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब जो यहाँ पे हर है वही हर इसमें भी रहेगा, बस अंश का मान बदल जाएगा। यहाँ y बराबर ये c1 का मान क्या है, -5 है, a2 का मान 3 है, माइनस है, और ये c2 का मान -8 है, और a1 का मान 2 है, और ये वहाँ a1 का मान 2 है, और यहाँ b2 का मान 2 है, और a2 का मान 3 है, b1 का मान 1 है। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 यहीं 15 हो जाएगा, और 8 दूना 16 -16 था और माइनस मिलेगा +16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 3 1 3 हो जाएगा, 16 में से 15 घटेगा 1/1, 1 में 1 का भाग करेंगे, y बराबर 1 आ गया। इसमें x और y का मान निकालना था, किस विधि से, वज्र गुणन विधि का प्रयोग किया गया। तो यह वज्र गुणन विधि का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखे रहिएगा। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न दिया गया 5 सेमी, 6 सेमी तथा 6.5 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले भुजाएं की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 सेमी का एक रेखा खींचेंगे और प्रकार में जो है 6 सेमी ले लेंगे। कितने सेमी का? 5 सेमी रेखा खींच लेंगे और प्रकार में 6 सेमी लेकर के यहाँ पर जो है यहाँ से प्रकार को रख करके ऊपर एक चाप काट देंगे और पुनः प्रकार में 6.5 से मिलेंगे, यहाँ पे रखेंगे। 6.5 से यहाँ पे रखना है, 6 से यहाँ पे रखना है, यहाँ पे काट देंगे। काटने के बाद इसको यहाँ मिला लेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे। किसकी रचना हो गया? यहाँ पर जो है त्रिभुज की रचना हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज की जब रचना हो गया मतलब ये क सेमी का था, 5 सेमी का। प्रकार में से जो है प्रकार में 6 सेमी लेकर के यहाँ पे एक चाप काटेंगे और 6.5 सेमी से यहाँ पे चाप काट लेंगे। त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के अंदर एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर न्यून कोण ऐसे जो है इंच से बना देंगे और 2/3 लिखा गया है। तो प्रकार में 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे सुई रखेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से दूसरा चाप काटेंगे और यहाँ से तीसरा चाप काट देंगे। 3 चाप यहाँ पर काटेंगे क्योंकि 2/3 दिया है तो यहाँ पर 3 तक आप चाप काट सकते हैं। 3 से इसको मिला देंगे, लास्ट में इसको मिला दिया जाएगा लास्ट वाला से। अब यहाँ प्रकार रखेंगे, प्रकार यहाँ रखा जाएगा, पेंसिल यहाँ रख करके ऐसे एक चाप काटेंगे। पुनः यहाँ पे प्रकार रखेंगे, पुनः इसी तरह यहाँ पर एक चाप काटेंगे। अब ये दोनों चाप को माप लेंगे। प्रकार में यहाँ पर सुई और यहाँ पेंसिल रख करके नाप लेंगे, कस लेंगे और वही माप लेकर के यहाँ पे रखेंगे। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। कटने के बाद इसको सीधे ऊपर की तरफ मिलान कर लेंगे। मतलब यहाँ से जो है सीधे जब यहाँ से मिल जाएगा सीधा, मतलब ऐसे सीधा जाएगा। जब यहाँ कटेगा तो ऐसे जाएगा सीधा ऐसे। तो आप काट करके एक बार चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे पुनः से सुई रखेंगे और इसी जिस तरह नीचे काम किए वही काम यहाँ ऊपर करेंगे। यहाँ पे काटेंगे, पुनः यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे काट देंगे, पुनः इसको माप लेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। माप ले करके इसको यहाँ पर सुई रखना है, पेंसिल रख के काटेंगे, इसको मिलान कर लेंगे, सीधा मिल जाएगा और इसका अनुपात क्या बन जाएगा? 2/3 के अनुपात में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो इसको जो है रचना जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिएगा। अगर रचना नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर कितना था? यह 5 सेमी था और ये कितना था? 6 सेमी था और ये कितना था? जो है 6.5 सेमी था। और यहाँ नाम रख सकते A1 है, या A2 है और यह क्या है? A3 है। और यहाँ A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं और यहाँ C डैश लिख सकते हैं और यहाँ B डैश लिख सकते हैं। तो यह जो है त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना इसमें किया गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 7 का क देख सकते हैं। 7 का क में दिया गया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब यहाँ पे 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है संख्या दिया गया था लेकिन हम यहाँ भुजा लिख दिए थे, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लिखेंगे माना छोटी संख्या क्या है? यक्स है। माना छोटी संख्या क्या है? यक्स है। और इसमें कहा गया है कि छोटी जो है संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या को क्या माना गया है? यक्स माना गया है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ यक्स का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी क्या लिखेंगे? यहाँ पर संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो गया। अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर को इधर उतार दीजिए। 8 गुणे बड़ी यहाँ क्या लिखेंगे? संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बड़ी संख्या। इसको संख्या बना लीजिए। भुजा को क्या लिख लेंगे? संख्या। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? संख्या। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर इधर उतर जाएगा 8 गुणे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को रोकेंगे तो 8 कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का मान एक्स स्क्वायर बटा 8 आ गया। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर 180 दिया गया। प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्या का अंतर क्या है? 180 है। तो यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि अंतर है तो बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का अंतर करेंगे तो कितने के बराबर करेंगे? तो 180 के बराबर कर लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर बटा 8 है। तो एक्स स्क्वायर बटा 8 रख लेंगे, वर्ग हो जाएगा। माइनस छोटी संख्या क्या माना गया था? एक्स माना गया था, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एक्स के ऊपर 2 घात है, 2 दूना 4 घात होगा। 8 का वर्ग क्या होगा? 64 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या सा काम होगा? 64 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा। तो एक्स के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 में 180 का गुणा करेंगे। 64 में जब 180 का गुणा करेंगे तो 11,000
11,520 आ जाएगा। और ऊपर क्या दिया गया यहाँ पर x के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 11,520 हो जाएगा। अब 11,520 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब 11,520 प्लस में है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। तो x के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। अब गुणा करने पर 11,520 चाहिए और इसको घटाने पर क्या चाहिए, 64 चाहिए। तो 144 में से जब 80 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, और 144 में जब 80 का गुणा करेंगे तो 11,520 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 4 घात उतर जाएगा, माइनस हो गया। अब 144 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 80 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11,520 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं लाइन समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब जोड़ा लगा लेंगे, दो दो का, इसमें से कॉमन लेंगे। अब इसमें से ध्यान से देखिए, कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि यहाँ एक्स 4 घात है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें से 80 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा, क्योंकि 80 से भाग करेंगे 11,520 में तो 144 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। ये दोनों मान देखिए ध्यान से आपस में क्या है, बराबर आ गया, और बराबर यहाँ आना भी चाहिए। तो अब दोनों में से बाहर करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 144 को बाहर कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 80 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर दो संख्या निकला है, तो पहला संख्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 144 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब ये तो संख्या प्लस में था तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा, जो कि असंभव होगा कि ये संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इसी संख्या का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे यदि जो है एक्स स्क्वायर क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 कर लेंगे, 144 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यह 144 माइनस में पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस था, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो गया, वर्ग हटेगा तो करनी लग जाता है, 144 का मान क्या होता है, 12 गया। मतलब x का मान मतलब छोटी संख्या का मान क्या आ गया, छोटी संख्या का मान जो है 12 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ छोटी संख्या x बराबर 12 है, और बड़ी संख्या क्या माना गया था, एक्स स्क्वायर बटा 8 आया था। तो एक्स स्क्वायर जब पे 12 का वर्ग हुआ, 12 का वर्ग मतलब 144, 144 में 8 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब 12 और 18 यह क्या आ गया, यह संख्या आ गया। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या इसमें निकालना था, दोनों संख्या इसमें निकल गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 7 के क में 8वां प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। अब यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मानने के बाद से ध्यान देंगे कि यह इस समीकरण और इस समीकरण में क्या मान बराबर है। तो यहाँ देखेंगे 1/3x माइनस वाई है, और यहाँ 2/3x माइनस वाई है, और ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में तो जोड़ा जाता है, लेकिन यह मान बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 से इसमें गुणा कर दें तो यह मान और यह मान आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और उसको समीकरण 2 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंश में गुणा करना है, याद रखेंगे, हर में नहीं, 2 से गुणा जब करेंगे तो अंश में 4/3x प्लस वाई, तो यह 4/3x प्लस वाई हो गया, प्लस हो गया। 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 एक का नम 2/3x माइनस वाई बराबर, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एक का नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे वाला उतार देंगे, 1 बटा क्या है यहाँ पर, 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई बराबर -3/4 को पहले नोट कर लेंगे। अब ये नोट होने के बाद से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यह मान तो सेम है, यह मान तो कट जाएगा, कटने के बाद से ये 4 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 5 हुआ। दोनों का हर देखेंगे आपस में क्या है, बराबर हैं, तो 5 बटा क्या आ गया, 3x प्लस वाई आ गया। ये 5 कहाँ से आया, तो 4 और 1 को जोड़े हैं तो 5 हो गए, दोनों का हर आपस में क्या थे, बराबर थे। अब 2 में से यहाँ पर ये घट जाएगा, 2 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 5 उतार देंगे, बटा 3x प्लस वाई हो गया बराबर 5/4 कैसे आ गया, 4 दूनी 8 हुआ, और 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 बटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5/4 कहाँ से है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5/4 हो गया। 5 से 5 को क्या करेंगे, काट देंगे, 1 बटा क्या बनेगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा बराबर हो गया 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कैंची गुणा कर लेंगे, 3x प्लस वाई का गुणा किस में होगा, 1 में हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई बराबर, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक का नम 4 बन गया समीकरण नंबर 3। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 जो आया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब 3x प्लस वाई बराबर
बराबर 4 जो निकला है वह समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो 3x प्लस वाई का मान 4 जो है समीकरण 1 में रखा जाएगा और एक और समीकरण बनाया जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4 आया था जो मान वह समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, तो 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1 था। यह समीकरण नंबर 1 है, याद होगा, देखे होंगे। और यहाँ पर 3x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे 4, तो 2 क्या बन गया 4 हो गया, प्लस हो गया 1/3x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब यहाँ 2/4 को ये पक्षांतर कर देंगे, तो ये 2/4 प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अब ये अगला लाइन क्या बनेगा 1/3x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2/4, 4 एक कन्नम 4, 4 में से 2 गया 2/4 हो जाएगा। अब 2/4 हो गया, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 एक कन्नम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 जब हो गया तो यहाँ से अब गुणा कर लेंगे। अब गुणा यहाँ करेंगे तो 3x माइनस वाई का गुणा किस में होगा, तो 3x माइनस वाई का गुणा 1 में हो जाएगा और 2 एक कन्नम 2 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 बना था, एक समीकरण 4 बन गया। समीकरण 3 में क्या था 3x, देख सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 3 बना था, यह प्लस में था और जो आया रिजल्ट किस में आया है, माइनस में आया है। अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 क्या था, 3x प्लस वाई बराबर 4 था, यह समीकरण नंबर 3 था। और समीकरण नंबर 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2 था। दोनों समीकरण को क्या किया है, यहाँ पर जोड़ दिए हैं, 3 को भी और 4 को भी क्या किया है, जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया, 3 3 मिल करके 6x बनेगा और 4 2 मिल करके 6 हो जाएगा। 6 नीचे जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है, केवल देखने में बड़ा प्रश्न था। अब x का मान 1 आ गया, तब x का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, याद रखेंगे समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो समीकरण 3 क्या था, 3x प्लस वाई बराबर 4 था, 3 उतर जाएगा, x का मान 1 था प्लस y बराबर 4 हो गया, 3 एक कन्नम 3 हो गया। अब ये 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, y बराबर 1 आ गया। कितना आसान है, x का मान भी 1 आया है और y का मान भी इसमें 1 आ गया है। इसमें 2 समीकरण दिया गया था, 2 समीकरण और बनाया गया है, दोनों समीकरण बना करके हल किया गया तो x का मान 1 और y का मान 1 आ गया। तो अगला 7 का ख दिया गया, एक ठोस एक शंकु का आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में क्या है, समान है। और इसमें एक शर्त कहा गया है कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्धगोला का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr² होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πrl होता है। पाई से पाई को कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, बचेगा क्या, तो 2 बचेगा, आर 1 बचेगा, बराबर यल बचेगा। तो 2r बराबर यल हो गया। अब क्या करेंगे, यल को ये नीचे भेज देंगे और 2 को इधर भी नीचे भेज देंगे। तो जब ये यल नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, 1 बटा क्या बन गया 2। तो r संबंधी यल बराबर 1 संबंधी 2, मतलब त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जो है इसका अनुपात क्या आ गया, 1 संबंधी क्या आ गया, 2 आ गया। तो त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में क्या आ गया, इसका संबंध है 1 संबंध 2 का अनुपात आ गया। अब इसका 8वां प्रश्न दिया गया है, 7 का ख का 8वां प्रश्न देख सकते हैं, क्या दिया गया है, 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी। तो 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 गोला जो है अलग अलग गोला है, इसको गला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो यहाँ पर पहला व्यास d1 बराबर 12 सेमी, d2 बराबर 16 सेमी, d3 बराबर 20 सेमी दिया गया है। बड़े गोले का जो आयतन होगा वह तीनों गोला का आयतन का योग होगा, क्योंकि ये तीनों गोला को गलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग।
के क्या होगा, बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या बनेगा, 4/3 पाई आर का क्यू हो गया बराबर 4/3 पाई R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू 4/3 पाई R3 का क्यू हो जाएगा। यह पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। अब इसमें से कॉमन ध्यान से देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं। तो 4/3 पाई आर का क्यू ये यहाँ पे नोट कर लेंगे और 4/3 पाई 4/3 पाई को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 4 पाई/3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू हो जाएगा। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, R का क्यू बचेगा बराबर R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू हो जाएगा। R1 का नाम क्या है, पहला त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो यहाँ पर R1 के जगह पर लिखेंगे D1/2 का क्यूब हो जाएगा, R2 की जगह का लिखेंगे D2/2 का क्यूब हो जाएगा, और R3 की जगह का लिखेंगे D3/2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो D1/2, D2/2, D3/2 कर लेंगे, यहाँ 12/2 कर लेंगे, क्यूब हो गया 16/2 का क्यूब हो गया, 20/2 का क्यूब हो गया। 2 से जब 12 काटेंगे 6 का क्यूब होगा, 2 से 16 काटेंगे 8 का क्यूब हो जाएगा, 2 से 20 को काटेंगे 10 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। अब तीनों को गुणा करेंगे तो 1700 क्या बनेगा, 28 हो जाएगा। अब 1728 हो गया तो ये 1728 किसका घन होता है, तो 12 का घन होता है। यहाँ पर 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। अब ये 3 घात से 3 घात को भी काट देंगे, r बराबर 12 सेमी। मतलब जो बड़ा गोला बना था उसकी त्रिज्या कितना आ गया, 12 सेमी आ गया। लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया व्यास। तो व्यास का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का दुगुना को व्यास कहते हैं। 2 उतर जाएगा, 12, 12 दूनी कितनी आ गया, 24। मतलब यह जो बड़ा गोला बनेगा उसका व्यास क्या बनेगा, 24 सेमी बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर त्रिज्या का सूत्र को बदला गया था व्यास के पदों में, तब जाकर के व्यास का मान D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान प्रश्न में दिया गया था, रखा गया है। और 1728 आया, 12 का क्यूब हुआ, क्यूब से क्यू कटा, r बराबर 12। अब यहाँ त्रिज्या 12 था तो व्यास क्या आ गया, 24 सेमी खंड है। तो यहाँ पर बताना है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 4 विकल्प दिया गया है जिसमें से एक विकल्प सही है। तो सबसे पहले 156 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो यह 78 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 39 हो जाएगा, और 3 से 39 काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, और 13 का नाम 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 बार है, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 घात लिख देंगे, यहाँ 3 उतर जाएगा, और यहाँ 13। इसका मतलब विकल्प मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, 2 का वर्ग है, 2 घात हो गया, क्योंकि 2 गुणे 2 2 बार है, तो 2 का वर्ग हो गया 3 गुणे 13, तो 3 गुणे 13। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे विकल्प 2 इसका क्या है, सही है। तो पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका 1 का ख, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है सेक में किसका मान जो है 2 होता है। तो सेक थीटा बराबर 2 हो गया, तो सेक थीटा बराबर, और ये 2 कितने अंश का होता है, तो सेक 60 अंश का मान जो होता है 2 होता है। तो यहाँ पर जब तुलना कर लेंगे तो थीटा के सामने देखिए 60 अंश है, तो थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर जो है 3 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 1 का ग, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। तो यहाँ पर बताना है m का मान ज्ञात करना है, और मूल क्या कहा गया प्रश्न में, बराबर हो। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और 3x² - 12x + m बराबर 0। अब यहाँ पे तुलना करेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण को तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो a के सामने देखिए कितना है, 3 है, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -12 हो जाएगा, और c बराबर जो है m हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, और c का मान निकल गया। और प्रश्न में कहा गया है मूल बराबर होने का नियम, तो लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। क्या होता है, b²
-4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ b का मान क्या है, तो b का मान -12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, a का मान 3 है, देख सकते हैं a का मान 3 हो गया, और यह c का मान यम है, तो c का मान यम हो जाएगा। 12 का वर्ग क्या होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, वर्ग से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दो घात से माइनस हट जाएगा। अब -4 3 क्या हो जाएगा, 12 यम हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब 144 जो है यह प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो यह 144 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे, और 12 को कहाँ भेजेंगे, नीचे, क्योंकि यह गुणा है तो क्या बनता है, भाग बन जाएगा। तो यहाँ 12 जब नीचे चला जाएगा तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 144 आ जाए तो कितने बार में आएगा, 12 बार में, 12 बढ़ेंगे 144, यम का मान 12 आ गया। तो इसमें विकल्प नंबर देखेंगे तो चौथा नंबर पर देखिए, विकल्प नंबर 4 में जो है दिया गया है 12, इसका मतलब विकल्प 4 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प चौथा वाला जो है सही इसमें, और क्या सही होगा, 12। तो प्रश्न नंबर 1 का ग भी जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है 1 का घ, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। और यहाँ इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कर रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपसे विद्यार्थी एक समबाहु त्रिभुज खींच लीजिएगा, और यहाँ पर इसकी भुजा क्या लिखेंगे, 2a है, और ये भी 2a है, और ये भी 2a है, और यहाँ 2a इसमें दिया गया है। अगर इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा, a, और इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यह इसमें त्रिभुज में यह शीर्ष लंब का मान पूछा जा रहा है। तो शीर्ष लंब मतलब लंब का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मतलब अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग इसका जो है सूत्र होता है। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, तो 2a दिया गया है, तो 2a का वर्ग हो जाएगा माइनस आधार a का वर्ग हो जाएगा। तो 2a का वर्ग क्या होता है, तो 4a का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस हो गया a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से, और इसमें से एक स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से इसका कर्णी हटा देंगे तो कर्णी में 3a हो जाएगा, केवल वर्ग से a का ही कर्णी हटेगा, 3 का जो है कर्णी नहीं हटेगा, तो कर्णी में 3a हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा, a कर्णी में 3, इसमें तीसरा विकल्प क्या है, सही है। तो समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से 10 तक जो है धनात्मक सम संख्या का जो है आपका जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो धनात्मक सम संख्या कौन कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। अब एक मतलब 2 से जो है और 10 के बीच में कितनी संख्या हुआ, 1 2 3 4 5, और सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का कुल पदों का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो कुल जोड़ करके बटा 5 कर दिया गया, जोड़ने पर 30 आ जाएगा, 30 बटा 5 हो जाएगा, 5 से जो है 30 को काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो यह जो है 6 बार में जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें देख सकते हैं तीसरा वाला विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन क्या है, सही है। तो सबसे पहले जो P का मान दिया गया है, पहले P का मान यहाँ नोट कर लेंगे। P का मान 2, -3 दिया गया है, Q का मान 10, y दिया गया है, और D बराबर जो है 10 दिया गया है। और D का सूत्र होता है, D बराबर करनी में क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ D का मान 10 भर देंगे, क्योंकि D का मान इसमें 10 दिया है तो 10 भर देंगे, बराबर हो गया, अंडर रूट हो जाएगा x1। अब x1 इसमें कितना है, तो x1 का मान क्या है, 2 हो जाएगा। x2 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे। y1 का मान क्या है, तो y1 का मान -3 है तो -3 लिख देंगे। y2 का मान इसमें y है तो y लिख देंगे। अब यहाँ दूरी का यह फार्मूला लिखा गया, और इस दूरी वाले फार्मूला में मान को क्या किया गया, रखा गया
गया है। अब यहाँ पे डी का मान 10 उतर जाएगा, बराबर 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। देखिए बीच में माइनस दिया गया है, तो लेकिन यहाँ दोनों जब माइनस दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा प्लस का होल स्क्वायर तोड़ा जाता है। माइनस मतलब a का वर्ग हो जाए -3 का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगा है तो आप लोग माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ 10 उतर जाएगा और वर्ग से इसका माइनस हट जाएगा तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 8 का वर्ग जो है 64 हो जाएगा, और 3 का वर्ग -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, वर्ग से माइनस हट जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6y हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग से माइनस हटा, वर्ग से माइनस हटा, और यहाँ डबल माइनस है तो जब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ 10 उतर जाएगा, 64 और 9 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब करनी हटाने के लिए कौन सा काम करना पड़ता है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इधर वर्ग हो जाएगा इधर वर्ग हो जाएगा, वर्ग से करनी हटा देंगे, ठीक ना। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वर्ग से करनी हटाएंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब दोनों पक्ष में जब वर्ग किया गया तो यह 2 घात से इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 73 को पक्षांतर कर लेंगे तो 73 माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा। 73 में से 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस माइनस 27 हो जाएगा। अब ये -27 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पे जो है 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 9 में से अगर 3 को घटा दें तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 9 3 क्या होगा 27 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर उतर जाएगा, 9 में वाई का गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और 3y हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। अब इसमें से y 2y है तो इसमें से एक y बाहर आ जाएगा तो y प्लस 9 हो गया, -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे y प्लस 9 तो क्या बचेगा, y -3 हो जाएगा। अब पहला यदि होगा, पहला यदि क्या बनेगा, y प्लस 9 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और प्लस 9 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 9 जब पक्षांतर होगा तो क्या बनेगा, -9 हो जाएगा, तो y बराबर -9 आ गया। और दूसरा यदि करेंगे तो y -3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब -3 जब पक्षांतर करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, +3 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दूसरा क्या सही होगा, -9, 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया गया तो यह 2 मान निकला, -9, 3। तो 2 का अब क प्रश्न समझेंगे। 2 का क क्या प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न में भी दिया गया था कि मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना था, तो सेम प्रश्न यहाँ पर भी दे दिया गया, 3x स्क्वायर -12x प्लस 2m बराबर 0। सबसे पहले जो है यह द्विघात समीकरण दे दिया गया है, तो द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे, और तुलना किससे किया जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। और a का मान इसमें कितना दिया गया है, तो a का मान 3 दिया गया है, b का मान -12 दिया गया है, और c का मान 2m दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम। तो मूल बराबर होने का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, b का मान -12 का वर्ग हो जाएगा, -4, और a का मान 3, और c का मान क्या है 2m है। अब यहाँ 2m रख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। 12 का वर्ग अगर करेंगे तो माइनस का वर्ग जब किया जाता है तो वह प्लस हो जाता है। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, अब 12 में 2 का गुणा करेंगे -24m हो जाएगा बराबर 0। यह 144 प्लस में है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो -144 हो जाएगा, तो -24m बराबर -144 हो जाएगा। माइनस से माइनस को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और 24 को नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि यह गुणा है तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। और 24 से जो है 144 में जब भाग करेंगे तो 6 बार में भाग चला जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न बनाया गया है। बस आपको फार्मूला याद रखेंगे कि मूल बराबर होने का सूत्र क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ 2 का ख प्रश्न दिया गया है, कास स्क्वायर जो है 67 दिया गया है, माइनस साइन स्क्वायर जो है 23 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में से दोनों में से
किसी एक का मान आप बदल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे काश स्क्वायर उतर जाएगा और यहाँ 67 के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 में से जब 23 को घटाएंगे, देखिए और ये मान दिया भी रहता है, जो घटाना रहता है उसमें दे दिया रहता है। 23 घटाए 90 में से जब 23 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 67 बन जाएगा। सूत्र क्या बना, काश 90 माइनस थीटा। काश 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या दिया गया है, 23 दिया गया है। ध्यान दीजिए, काश 90 माइनस थीटा जो त्रिकोणमिति का यह सूत्र बना है, तो साइन स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 23 में से साइन स्क्वायर 23 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से जब घटाएंगे तो क्या बना, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 का ख भी प्रश्न समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न 2 का ग। तो 2 का ग प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी है एवं ऊंचाई 7 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है, आधार की लंबाई 14 सेमी दिया गया, लंबाई 14 सेमी है, ऊंचाई कितना है, 7 सेमी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। किसका सूत्र है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब 1/2 उतर गया, आधार के जगह पे 14 हो जाएगा, ऊंचाई की जगह 7 हो जाएगा, 2 से 14 काटेंगे 7, 7 सत्ते 49, कितना आसान दिया गया, 49 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न यह दिया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का मान भरिए, ऊंचाई का 2 से 14 को काटेंगे 7, 7 सत्ते 49 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेमी स्क्वायर होता है। अब 2 का घ प्रश्न दिया गया, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की जब मध्यिका पूछा गया है, तो सबसे पहले 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं अपने आप से कटे, मतलब दूसरे से न कटे, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब जो भी संख्या रहेगा वह दूसरे वाली संख्या से काटा जाएगा तो वो कटेगा नहीं, स्वयं अपने से ही कटना है। जैसे वो संख्या कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यह जो ऐसी संख्या दिया गया है, यह 10 अभाज्य संख्या है। तो यह जो स्वयं से कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 सम संख्या। और याद रखेंगे, जब सम संख्या रहता है तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो मध्यिका बराबर होता है 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। यह मध्यिका का क्या है, फार्मूला है। अब इसमें मान भरेंगे, n का मान क्या दिया गया, 10, तो लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 10/2वें पद का मान। अब ये 10 कहाँ से आ गया, तो n का मान जो है 10 दिया गया है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी रखेंगे n का मान 10/2 प्लस 1वें पद का मान। अब 2 को 10 से काटेंगे, तो 2 से जब 10 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5वें पद का मान हो जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे 5 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6वें पद का मान। अब 5वें पद का मान क्या है, इधर से गिनिए या इधर से गिनिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पे क्या है, 11 है, और 6वें स्थान पे क्या है, 13 है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 24 हो जाएगा। 24 को 2 से काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो ये जो है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका कितना आ गया, 12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप लोग को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर अब 3 का क समझेंगे, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसमें मौसो और लसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया 26 को नोट कर लेंगे, और 91 दिया गया तो यहाँ 91 नोट कर लेंगे। 26 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, 2 में 13 का गुणा होगा 26 होगा, 91 में 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। मौसो को एचसीएफ कहा जाता है। तो मौसो किसे कहते हैं, वह संख्या जो दोनों में संख्या मिल जाए उसी को मौसो कहते हैं। तो इसमें देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसलिए मौसो क्या बना, 13 हो जाएगा। और लौसो क्या होता है, जो सबसे पहले जो मिलता है पहले उसको नोट कर लेते हैं, और शेष जो नहीं मिलता है उसको लास्ट में गुणा कर लेते हैं, तो किसका मान निकल जाता है, लसा का निकल जाता है। तो एक बार समझ लेंगे, मौसो मौस से मिलाएंगे, जो मिल गया वही मौसो है। 13 मिल गया, आंसर आ गया, 13 हो गया। अब इसमें देखिए 2 है 7 है, तो अब यहाँ 2 7 में इसमें गुणा कर लेंगे। जो पहले मिलेगा पहले इसको नोट करते हैं, जो नहीं मिला उसको गुणा कर लेते हैं। तो 13 में 2 का गुणा 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 आ गया। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 3 का ख। 3 का ख प्रश्न क्या दिया गया,
तो 3 का ख प्रश्न है, पी के किन मानों के लिए समीकरण के जोड़ी। अब यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और उसमें कहा गया कि एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर पहला जो समीकरण क्या दिया गया, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। तो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, यह पहला समीकरण दिया गया है। अब इसको तुलना कर लेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 के सामने क्या है, तो a1 के सामने 4 है, b1 के सामने क्या है, p है, c1 के सामने क्या है, 8 है। अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब a2 के सामने देखेंगे, a2 के सामने 2 है, b2 के सामने 2 है, c2 के सामने 2 है। अब अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था तो इसको काटा गया है। तो आपको अद्वितीय हल का सूत्र याद रखेंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो a1 का मान 4 दिया गया है और a2 का मान 2 दिया गया है, नॉट इक्वल टू हो गया, b1 का मान p है और b2 का मान 2 है। अब 2 से यह 4 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, तब क्या आ जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू p बटा 2। अब 2 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो p का मान आ गया p नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का मान 4 पर क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसमें जो है आंसर आएगा p नॉट इक्वल टू जो है 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे 3 का ग। तो 3 का ग प्रश्न है, चित्र में दिया गया है, चित्र में AD लंब BC है, सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए पहले एक चित्र बनाएंगे और चित्र में जो है AD लंब BC होना चाहिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज खींचेंगे ABC और यहाँ से जो A से जो है BC पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AD लंब है, किस पर है, BC पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है AD लंब BC है, मतलब AD जो है BC पर क्या है, लंब है। सिद्ध करना है AB का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस CD का, मतलब AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें त्रिभुज, पहला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। कहाँ पे त्रिभुज है, देखेंगे ABD, इस त्रिभुज में पहले हल करेंगे, उसके बाद से जो है ACD, ये दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल किया जाएगा। अब सूत्र होता है लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो इसमें लंब क्या है, तो लंब इसमें देखेंगे AD हो जाएगा, तो AD का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो गया। और यहाँ कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण AB का वर्ग है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर AB का। जब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण AB का स्क्वायर हो जाएगा और आधार जो है क्या बनेगा, BD का स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो पहला त्रिभुज जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, A और यह क्या बन जाएगा, DC। अब ADC में चलेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो इसमें भी कर्ण का मान क्या है, तो इसमें भी AD दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का मान इसमें देखिए AD है, तो लंब AD का वर्ग हो जाएगा। कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण इसमें AC हो जाएगा क्योंकि आधार बन जाएगा, तो AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग बनेगा। CD कौन है, तो कहेंगे आधार है, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, ये भी AD स्क्वायर है और ये भी AD स्क्वायर है, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो समीकरण 1 वाला मान समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण 2 वाला मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब AD स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, तो AD स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। यह समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 है और यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब यह माइनस BD है, BD को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस BD हो जाएगा और ये CD माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न बनाया है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और ये BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बहुत आसान है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर हल कर लिए, जब हल करेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए क्या होगा, बहुत ईजी
हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 का घ। एक घन का आयतन दिया गया 1331 सेमी का क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयतन दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का आयतन कितना दिया गया, 1331 घन सेमी है। घन का आयतन का सूत्र होता है ए का क्यूब बराबर 1331 हो जाएगा। घन का आयतन का सूत्र क्या है, भुजा का क्यूब होता है। अब यहाँ ए का क्यूब हो जाएगा बराबर, अब एक 1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घात से 3 घात को काट सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करेंगे तो भुजा का मान ए बराबर क्या आ जाएगा, 11 सेमी आ जाएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए का स्क्वायर होता है। 6 उतर गया, ए का मान 11 का वर्ग हो गया। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। और 121 में 6 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 726 वर्ग